प्यारे बच्चों, आपका एक बार पुनः स्वागत है हमारे चैनल नमस्ते भारत पे। और हम लोग जो वीडियो की क्लास लेके आगे चल रहे हैं, हमारा जो पिछला वीडियो था जिसमें हमने व्यावसायिक संगठन के देसी व्यापार डोमेस्टिक ट्रेड वाले यूनिट को हम लोग पढ़ रहे हैं। इस वीडियो में हम उससे आगे चलेंगे। पिछले वीडियो में हमने उसका एक परिचय लिया था कि देसी व्यापार क्या है, उसका महत्व क्या है। आज हमारे सामने जो हमारे ब्लैक बोर्ड पे आप देख रहे हैं एक डायग्राम बना हुआ है, और इस डायग्राम में पूरे यूनिट में हमको क्या पढ़ना है वो सब कुछ हमारे सामने है। इतने ही टॉपिक हमको डोमेस्टिक ट्रेड में कवर करने हैं, और जो भी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में या फिर आपकी किताबों में आपका जो सिलेबस है वो इससे बाहर नहीं है। कतई कोई भी चीज इसके बाहर की चीज नहीं है। हम लोग इस डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि इस यूनिट में हमको पूरा क्या क्या पढ़ना है, और जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा है उससे आगे फिर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो जो डोमेस्टिक ट्रेड का हमारा ये यूनिट है, ये जो यूनिट बना है ये 4 चीजों पे फोकस्ड है। यानी कि ये 4 चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको 4 चीजों के बारे में विशेष रूप से जो विद्यार्थी हैं उनको बताने का प्रयास किया गया, उनको पढ़ाने का प्रयास किया गया है। सबसे पहली बात, इस यूनिट में आपको ये ध्यान में रखना है कि हम जो ये यूनिट पढ़ रहे हैं डोमेस्टिक ट्रेड का, इसमें आप दिमाग में बैठा के रखिए कि यह इसमें जो भी हम चीजें पढ़ रहे हैं उसमें कंज्यूमर और जो प्रोड्यूसर है उसका कोई रिलेशन नहीं है। ये जो व्यापार हम समझ रहे हैं इसमें जो 2 व्यापारी होते हैं जो एक देश की सीमा के अंदर हैं, उनके बीच में ट्रांजेक्शन कैसे होते हैं उस पे ये पूरा जो पार्ट है, वो जो यूनिट है हमारा, जो 3-4 चैप्टर हैं देसी व्यापार के, वो पूरा उस पर केंद्रित है। यानी कि इस यूनिट को पढ़ने से पहले आप ये दिमाग में धारणा बना लीजिए कि ये हम जो भी चीजें इसमें देखेंगे वो सारी चीजें 2 व्यापारी जो एक देश की सीमा के अंदर हैं उनके जो व्यापारिक संबंध हैं उनके बारे में ये केंद्रित है। यानी इस बात को हमको ध्यान में रखना है कि जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं वो 2 व्यापारियों के बीच में होने वाली चीजें हैं। तो जो डोमेस्टिक ट्रेड है ये अपने विद्यार्थियों को, जो हमारे विद्यार्थी हैं यूपी बोर्ड के, उनको 4 बातों को बताने का प्रयास कर रहा है कि जो देसी व्यापार होता है मुख्य रूप से उसमें 4 ऐसे कार्य होते हैं जिनके द्वारा देसी व्यापार चलता है, या ये कह सकते हैं कि देसी व्यापार की ये समस्याएं हैं, और इनको जो व्यापारी बेहतर तरीके से करता है वो अपने बिजनेस को ज्यादा बूस्टअप कर पाता है, यानी वो अपने बेहतर बिजनेस को, व्यापार को ज्यादा आगे बढ़ा सकता है। ये 4 बातें कौन कौन सी हैं? तो पहले नंबर पे हमारा है प्रोसेस ऑफ ट्रांजैक्शन। जो सौदे की हमारी गतिविधि है वो एक वैज्ञानिक उसकी पद्धति क्या है, और एक देसी व्यापार में क्या होनी चाहिए, हमको इस पे फोकस रहना है कि जो एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से जब माल को खरीदता है या जो ट्रांजैक्शन लेन देन दोनों के बीच में होते हैं उसकी पूरी एक प्रोसेस क्या होती है। क्योंकि आप कॉमर्स के हैं तो इसलिए आपको ये जानना जरूरी है कि ये जो गतिविधि है वो क्या है। जो सेकंड है कि कोई भी व्यापार तभी तरक्की कर सकता है जब वो अपने सेल्स को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सके। यहां पे जो हमारा दूसरा पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, ये है मीन्स ऑफ सेल्स इंक्रीजिंग, या मीन्स ऑफ इंक्रीजिंग सेल्स, यानी विक्रय बढ़ाने के साधन। थर्ड है ट्रांसपोर्टेशन। देसी व्यापार में एक और जो चीज होती है, एक व्यापारी कहीं और रहता है, दूसरा कहीं और रहता है, वो आपस में जो माल होता है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं, जिन्हें हम लोग ट्रांसपोर्ट या परिवहन के नाम से जानते हैं। तो हमारे पास कौन कौन से माध्यम है, किस प्रकार से एक जो गुड्स होता है उसे दूसरे स्थान तक कैसे भेजा जाता है, इसके बारे में हमको देखना है, इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। और जो चौथी चीज है कि जो डॉक्यूमेंट्स यूज किए जाते हैं देसी व्यापार में वो कौन कौन से हैं। तो इन 4 चीजों को हमको पढ़ना है। हम लोगों ने जो पहला वीडियो था उस वीडियो में आपने देखा कि देसी व्यापार क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, उसके लक्षण क्या होते हैं, इन सब पे फोकस था। हालांकि हमने उसमें बहुत डिटेल करके नहीं बताया है, लेकिन फिर भी यदि आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि देसी व्यापार का क्या अर्थ है। इस वीडियो में हमने जो पहला टॉपिक है, जहां तक उसको खत्म किए थे उससे आगे जो हमारा हेडिंग है वह है प्रोसेस ऑफ ट्रांजैक्शन। यानी जो सौदा होता है, ट्रांजैक्शन होता है,
एक व्यापारी से दूसरे व्यापारी के साथ जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसकी पूरी प्रोसेस क्या होती है उसको हमको इस हेडिंग के अंदर समझना है। यानी एक इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए हम अपने दिमाग में एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास दो व्यापारी हैं, एक ए है और दूसरा है बी। ए मान लेते हैं कि दिल्ली का है, ये दिल्ली में है, अपना बिजनेस करता है, और बी वाराणसी में है। दोनों देश की सीमा के अंदर ही हैं, हमारे देश भारत में ही है दोनों शहर। तो अब जैसे दिल्ली का जो व्यापारी ए है वो बनारस के व्यापारी बी के साथ जो सौदा करता है तो उसकी पूरी प्रक्रिया क्या होगी, ये जो ट्रांजैक्शन लेन देन जो सौदे होते हैं इनकी शुरुआत कहां से होती है, इनको हमको समझना है। तो कोई भी सौदा सबसे पहले जो शुरू होता है वो इंक्वायरी से होता है। यदि हम मान लें कि बनारस के व्यापारी को दिल्ली के व्यापारी से माल खरीदना है और उसको पता चलता है कि दिल्ली में यदि ये किसी चीज का व्यापार करता है, मान लेते हैं कि ये टेक्सटाइल का बिजनेसमैन है, कपड़े का व्यापारी है, तो यदि इसको पता चलता है कि दिल्ली में ए कपड़े का टेक्सटाइल का व्यापार करते हैं और थोक विक्रेता हैं, ये कम कीमत पे अच्छी क्वालिटी के माल बहुत ही सुगमता से उपलब्ध करा सकते हैं, तो सबसे पहले जब इन दोनों के बीच में जो ट्रांजैक्शन यानी जो एक व्यापारिक संबंध जो स्थापित होंगे, बिजनेस रिलेशन जो स्थापित होंगे, उसकी शुरुआत कहां से होती है। तो इसके लिए सबसे पहली जो कड़ी है वो है इंक्वायरी। यानी यदि बी कोई माल ए से खरीदना चाहता है तो सबसे पहले वो क्या करेगा, पूछताछ करेगा, यानी इंक्वायरी करेगा। इंक्वायरी का मतलब क्या है कि जो माल ए बेच रहा है उसके बारे में बी यदि क्रेता है, इसको खरीदना है, तो यह विक्रेता से उसके द्वारा बेचे जा रहे माल के बारे में सूचना मांगेगा, एक पूछताछ करेगा कि आप जो माल बेच रहे हैं उसकी प्राइस क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, कौन कौन सी वैरायटी है, वगैरह वगैरह। व्यापार के संबंध में सामान्यतः हम अपने जीवन में बहुत सारे ट्रांजेक्शन करते हैं। जैसे एक छोटी सी दुकान से कोई सामान खरीदते हैं तो जो गतिविधि या जो प्रोसेस अपनाते हैं लगभग वही चीजें यहाँ भी रिपीट होती हैं। तो जो बी है, जो दिल्ली का व्यापारी है, जो बनारस का व्यापारी है, वो दिल्ली के व्यापारी से सबसे पहले इंक्वायरी करेगा, वो पूछताछ करेगा और वो जानना चाहेगा कि वो जो गुड्स बेच रहा है, जो सेल कर रहा है, उसकी क्या क्वालिटी है, क्या प्राइस है, उसके द्वारा कौन कौन से और सुविधाएं, व्यापारिक छूट, व्यापारिक डिस्काउंट वगैरह, पेमेंट के कौन कौन से साधन ये अपना सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें होती हैं जिनकी पूछताछ बी ए से करेगा। अब जब ए के पास बी अपने पूछताछ का जो पत्र है, या तो पत्र के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से भी ये पूछताछ के लिए पत्र भेजता है ए के पास, तो ए उसके उत्तर में जो पत्र लिखता है, एक प्रकार से आप समझ ले कि जो संबंध हो रहा है इनके बीच में एक लेटर चल रहे हैं। मान लेते हैं कि बी जो इंक्वायरी है वो पत्र के माध्यम से कर रहा है, यानी बी एक पत्र लिखता है और वो उसके द्वारा बेचे जा रहे माल के बारे में पूछताछ करता है। अब इस लेटर के उत्तर में जो लेटर ए बी को देगा, यानी कि बी ए को पता चल चुका है कि कोई बी है जो बनारस में व्यापार करते हैं, उनको ए के माल को खरीदने में इंटरेस्ट है। तो अब जब बी ने इंक्वायरी कर ही ली है तो ए उसके उत्तर में एक पत्र लिखते हैं जिसमें उनके द्वारा जो व्यापारिक शर्तें होती हैं, जो माल वो बेचते हैं और जो उसकी क्वालिटी है, उन सब के बारे में विस्तृत जानकारी बी को उपलब्ध कराते हैं, जिसे हम लोग लेटर ऑफ कोटेशन कह सकते हैं, या इंक्वायरी का जो उत्तर होता है, मतलब जो पूछताछ का पत्र है उसके उत्तर में जो पत्र लिखा जाता है उसे लेटर ऑफ कोटेशन कह सकते हैं, यानी या निर्ख, हिंदी में से निर्ख कहते हैं। तो ये निर्ख पत्र लिखेगा तो ये दूसरे स्टेप में पहुंच जाएगा। इनका जो ट्रांजेक्शन है पूछताछ से शुरुआत हुई। सेकेंड स्टेप में ए क्या करता है कि एक अपना जो है पत्र लिखता है और वो अपने पत्र के द्वारा बी को अपनी व्यापारिक जो शर्तें हैं, नियम कानून, उसके द्वारा माल के संबंध में जो जानकारी है जो बी ने मांगी है, उनकी डिटेल्स उसको उपलब्ध कराता है। जब बी के पास वो लेटर ए का पहुंच जाता है, जो सूचनाएं वो ए से चाहता है वो उसको उस तक पहुंच जाती हैं, तब
ये सौदे की जो गतिविधि है वो तीसरे चरण में पहुंचती है, तब क्या होगा, यदि ए के द्वारा दिए गई जानकारी से बी संतुष्ट होता है तो वो माल को खरीदने के लिए ऑर्डर देता है। यानी पहले यहां पे हमने इसकी लिस्ट बना रखी है। सबसे पहले इंक्वायरी के बाद कोटेशन का मतलब है बी इंक्वायरी करता है, पूछताछ करता है, फिर जिससे जो विक्रेता होता है, जो सेलर होता है, वो क्रेता को कोटेशन यानी माल के विषय में और अपने व्यापारिक जो उसकी पॉलिसीज हैं उसके बारे में डिटेल में बताता है। तीसरे नंबर पे आता है ऑर्डर, यानी जो बी है जब सेटिस्फाइड हो जाता है ए के द्वारा जो जानकारी दी गई है उससे, तो वो ऑर्डर प्लेस करता है, यानी कि वो जितना माल उसको खरीदना है उसके संबंध में ए को कहता है कि हमको इतना माल खरीदना है और आप हमें इतना माल उपलब्ध कराएं। जब ए तक माल ये पहुंच जाती है बात, ऑर्डर उस पर पहुंच जाता है, तो अब जो ए होता है वो बी तक माल भेजने की प्रिपरेशन शुरू करता है, तैयारी शुरू करता है। तो हमारी अगली हेडिंग आती है एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर, यानी जो आदेश उसको प्राप्त हुआ है माल भेजने का, उसको एग्जीक्यूट क्रियान्वित करने लगता है। यानी एग्जाम्पल के लिए मान लें कि ए के पास एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग करता है वो, और मैन्युफैक्चरिंग के बाद वो उसको अपने गोडाउन में ले जाता है, फिर वहां से ऑर्डर के हिसाब से उसको करता है। तो एक बी के ऑर्डर के अकॉर्डिंग यदि उसके पास उत्पादित माल है तो वो उसमें से ही उसके द्वारा मंगाया गया या उसके आदेशानुसार जो माल है उसे प्रेषित करने का प्रयास करेगा। यदि उसके पास उपलब्ध नहीं है तो अपने फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर कराएगा, या जो उसके पास साधन है उसके द्वारा वो माल को कलेक्ट करेगा एक जगह और उसे प्रोसेस में डाल देगा कि अब इस ऑर्डर को पूरा करना है। उसके बाद ट्रेड इंक्वायरीज एंड रेफरेंसेस, जब ए और बी के बीच में व्यापारिक संबंध स्थापित हो सकते हैं तो ये इस संबंध को लॉन्ग टर्म बनाने के लिए या एक दूसरे के साख के बारे में जानने के लिए ऐसा हो सकता है कि ए और बी, या जो ए है वो बी के क्रेडिट के बारे में जानना चाहे। यानी ए की इच्छा हो सकती है कि हम जिसको माल बेच रहे हैं उसकी मार्केट में साख क्या है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो जिस व्यापारी को माल बेचा जाता है वो इन कैश में खरीद के कभी कभार क्रेडिट में माल खरीदने लगता है, या कभी कभार कुछ पेमेंट देता है और कहता है कि शेष हम पैसा माल बिकने के बाद देंगे। तो इस ऐसी परिस्थिति में जो ए है वो चाहता है कि बी की जो क्रेडिबिलिटी है मार्केट में, जो बी की साख है वो उसको पता चले और कुछ ऐसे रेफरेंस बी दे जिनके माध्यम से ए कभी अगर व्यापार में फंसता है, उनका पैसा फंसता है, या वो आश्वस्त रहे कि बी के पास पैसा उसका नहीं फंसेगा। एग्जाम्पल के लिए बस आप ऐसे समझ लीजिए कि यदि हम किसी से कोई सामान उधार लेते हैं तो वो इस शर्त पे हमको देगा कि पहले वो आश्वस्त करना चाहेगा कि जो उसका पैसा है वो फंसेगा नहीं। इसके लिए कभी कभार वो हमसे कह सकता है कि आप कुछ ऐसे व्यक्तियों के नाम बताइए जो हमारे यहाँ पुराने कस्टमर रहे हों, जिनके बारे में हम जानते हो अच्छी तरीके से और आपके बारे में भी वो जानते हो। तो सेम यही चीज यहाँ पे अप्लाई होती है और ए जो है बी से मांग सकता है कि आप अपने क्रेडिट के बारे में कुछ जानकारी दे, या इसको ऐसा हो सकता है कि बी से वो डायरेक्टली इस चीज को न मांगे, इसके साख के बारे में न पूछे, बल्कि वो बी के जो बैंक हैं, जो बैंकर्स हैं, उनसे इसके बारे में वो सूचना मांग ले। और रेफरेंस के बारे में बी से पूछ सकता है कि जैसी हमारी बिजनेस की पॉलिसी है कि हम किसी भी व्यक्ति को माल देने से पहले या जो हमारे साथ नए कस्टमर जुड़ते हैं उनके कुछ रेफरेंसेस लेते हैं, तो बी को उसके द्वारा जो रेफरेंस जो मांगा गया है ए के द्वारा, उसके जवाब में बी को कुछ ऐसे व्यक्तियों के नाम उसको ए को उपलब्ध कराने पड़ते हों जिससे उसके पुराने व्यापारिक संबंध रहे हों और जो बी को अच्छी प्रकार से जानते हों। तो इस सब चीजों को हम लोग क्या कह सकते हैं, ट्रेड ऑफ इंक्वायरीज एंड रेफरेंसेस। जो अगली बात कलेक्शन एंड पैकेजिंग ऑफ गुड्स, इसको हम कह सकते हैं, यानी माल का संग्रहण और उसकी पैकेजिंग। जब सारी तैयारियां हो जाती हैं तो अगला नंबर आता है माल का प्रेषण करना, माल को भेजना। यानी अब दिल्ली से भी बनारस माल भेजना है
तो ऐसे ही जा नहीं सकता। यदि माल की अधिक मात्रा है तो उसकी मात्रा के हिसाब से उसे एक सुटेबल या एप्रोप्रिएट जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है उसका चयन करना पड़ेगा। उसे यह देखना पड़ेगा कि जो माल भेज रहा है उसे ट्रक से भेजना है, पार्सल से भेजना है या फिर रेलवे से भेजना है। जिस प्रकार का माल का स्वभाव हो, माल का जो नेचर है, उसकी जो क्वांटिटी है, उसके अकॉर्डिंग ये एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का चयन करते हैं। और उस ट्रांसपोर्ट तक माल को लाने से पहले माल किस प्रकार से बी तक सुरक्षित पहुंचे, इसके लिए क्या होता है कि ए अपने गोडाउन से, अपने फैक्ट्री से माल को कलेक्ट करेगा और उसका एप्रोप्रिएट तरीके से पैकेजिंग करेगा, ताकि जो माल है उसका नुकसान न हो, रास्ते में कोई दिक्कत न हो और सेफ माल जो है वो बी तक पहुंच जाए। अगला जो नंबर है माल का प्रेषण, डिस्पैचिंग। इसका मतलब यह है कि आप जैसे माल को भेजना है तो आप ऐसे समझिए कि जैसे मान लेते हैं कि इनको ट्रक के द्वारा माल भेजना है, तो जब कलेक्शन हो गया, पैकेजिंग हो गया, तो उसके बाद की जो प्रक्रिया है, ए अगर अपने क्रेडिट पे या अपनी व्यवस्था, अपने साधनों से बी तक माल पहुंचाता है, तो वो क्या करेगा कि जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ट्रक वगैरह या पार्सल, उस तक ये संपर्क करेगा। माल की पैकेजिंग करने के बाद ये सुनिश्चित कर लेगा कि उस तक सुरक्षित और सही रूप से माल पहुंच जाएगा। फिर उसको वो उस माध्यम से माल को डिस्पैच करेगा, यानी भेजेगा। यानी भेजने की जो प्रक्रिया होती है वो शुरू हो जाती है। जब भेजने की प्रक्रिया, डिस्पैचिंग की प्रोसेस खत्म होती है, माल उस तक पहुंच जाता है, तब अगला नंबर आता है प्रिपरेशन ऑफ इनवॉइस। माल को भेजते समय एक और जरूरी काम करना पड़ता है। ए जब बी को माल भेजेगा तो उसके साथ, माल के साथ वो एक इनवॉइस तैयार करेगा, जिसमें वो माल की मात्रा, कौन कौन सा सामान भेजा गया है, उसकी पूरी सूची, उसका मूल्य, उसकी मात्रा, उसका दर, सब कुछ एक लिस्ट बनाएगा, जिसे हम लोग बीजक कहते हैं हिंदी में। पूरा इनवॉइस तैयार करेगा। ये इनवॉइस दो प्रकार का होता है। जब हम डॉक्यूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, डॉक्यूमेंट्स ऑफ डोमेस्टिक ट्रेड, तो उसमें हम इसमें डिटेल से बनाना भी सीखेंगे और ये सब देखेंगे कि प्रोफार्मा इनवॉइस और इनवॉइस में क्या अंतर है। तो एक प्रकार से हो सकता है कि प्रोफार्मा इनवॉइस वो वहां पे तैयार करे, या हो सकता है कि वो इनवॉइस तैयार करे। वो व्यापारिक परिस्थिति के हिसाब से दोनों डॉक्यूमेंट्स तैयार हो सकते हैं, या तो इनवॉइस या प्रोफार्मा इनवॉइस, जैसा भी सुटेबल लगे उसको। तो क्या करेगा कि एक इनवॉइस जिसमें पूरा मूल्य, मात्रा और दर, व्यापारिक जो शर्तें हैं, जो डिस्काउंट वगैरह दिया जाता है, जो टैक्स वगैरह लिए जाते हैं, उन सारे जो भुगतान है उसकी एक लिस्ट बना करके बी को प्रेषित करेगा। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात है कि जो डोमेस्टिक ट्रेड होते हैं, इसमें जो इनवॉइस बनेगी उसकी 3 प्रतियां तैयार की जाती हैं, यानी इनवॉइस की 3 प्रतियां तैयार होती हैं, जिसमें एक ए अपने पास रख लेगा, दूसरी प्रति माल के साथ भेजेगा और तीसरा पर्सनली जो है वो बी को भेजेगा, यानी बाय पोस्ट या बाय मेल, बाय फैक्स, किसी अन्य साधन से वो उसको डायरेक्टली पहुंचाएगा। जब इनवॉइस तैयार हो जाएगा तो अगले स्टेज में हम लोग पहुंचते हैं, जहां पे एडवाइस नोट लिखी जाती है। एडवाइस नोट में ये है कि जो ए है, यानी जो विक्रेता है, जो सेलर है, वो बी के अपने व्यापारिक शर्तों और भुगतान की जो शर्तें हैं, जो पेमेंट की दशाएं हैं, या जो उसका व्यापार का जो नियम है, जैसे कि यदि माल खराब होता है तो उसकी कौन कौन से टर्म एंड कंडीशन है, कैसे वो रिटर्न करेगा, या कंपनसेशन किस प्रकार से वो चुकाएगा, इस प्रकार की जो बातें हैं, या माल से संबंधित जो आवश्यक उसको सलाह वगैरह देनी है, उसको वो एक लेटर के माध्यम से वो जानकारी बी को उपलब्ध कराएगा। इसके बाद टेकिंग डिलीवरी, यानी सुपुर्दगी लेना। जब ए के द्वारा माल प्रेषित कर दिया जाएगा तो अब बी की जिम्मेदारी बनती है कि वो माल को ले। यदि मान लेते हैं कि रेलवे के द्वारा माल भेजा गया है, तो बी क्या करेगा कि उस माल को रेलवे स्टेशन जाएगा और वहां की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, उसको फॉलो करते हुए माल को छुड़ाएगा, फिर व्यवस्था करेगा कि माल रेलवे स्टेशन से गोदाम तक कैसे पहुंचे। इन सारी चीजों को
बी सुनिश्चित करेगा, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे काम होते हैं, जो एक प्रोसेस होता है पूरा, तो उस प्रोसेस को बी को पूरा करना पड़ेगा। उसके बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ इनवॉइस, यानी अब ए से माल चला, बी तक पहुंच गया, माल की डिलीवरी हो चुकी है, ए से माल डिस्पैच हो चुका है, बी माल रिसीव कर चुका है। अब जो इनवॉइस बी तक पहुंचा है और जो माल पहुंचा है, बी उस इनवॉइस के अकॉर्डिंग ये मिलान करेगा और देखेगा कि जितनी चीजें इनवॉइस में लिखी गई हैं उतनी उस तक पहुंची हैं या नहीं पहुंची हैं। यदि कोई चीज नहीं पहुंची है या कुछ उसमें मिसिंग है या उसका दोनों का जो मिलान है इनवॉइस का और जो गुड्स है उसका, तो उसके संबंध में वो सूचना देगा, यानी वो मिलान करेगा और मिलान करने के बाद जो भी गलती वगैरह होगी इनवॉइस में उसको सुधारने की प्रोसेस शुरू होती है, वो जानकारी ए को देगा, फिर दोनों आपस में बात करके उसको ठीक करेंगे कि जो गुड्स और जो इनवॉइस में डिफरेंस है, जो गलतियां हैं, वो दूर हो जाए। अगले पॉइंट पे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। माल की डिलीवरी हो जाने के बाद, इनवॉइस का रेक्टिफिकेशन हो जाने के बाद, सारी सूचना हो जाने के बाद, संतुष्टि हो जाने के बाद कि माल सही सलामत और पहुंच गया है, फिर ए क्या करेगा कि बी के द्वारा जो अमाउंट उसको देना है वो अपने रजिस्टर में भी क्रेडिट कुछ माल है तो एक खाता खोलेगा और उसके खाते का जो डिटेल है, यानी यदि मान लीजिए कि बी पुराना कस्टमर है, उसका अकाउंट इसके यहाँ चल रहा है, ए के यहाँ, तो वो उसके खाते का जो बाकी है हिसाब किताब है उसकी एक प्रतिलिपि जो है बी को उपलब्ध कराएगा, वो तैयार करेगा, कितना पैसा मिला है। जैसे मान लीजिए कि ए से माल खरीदते समय बी ने कुछ पैसा चुका दिया है, कुछ बाकी रह गया है, तो जो पैसा बाकी रह गया है, कितना बाकी रह गया है, उसकी जानकारी ए बी को उपलब्ध कराएगा। इस पूरे प्रोसेस को कहेंगे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, यानी कि जो खाते का विवरण है वो उसको उपलब्ध कराएगा। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट प्राप्त हो जाने के बाद बी को ये पता चल जाता है कि उसको ए को कितना पैसा चुकाना है, उसका हिसाब कितना बाकी है। उसके आधार पर फिर अगला जो प्रोसेस होता है उसमें रिमिटेंस ऑफ पेमेंट कह सकते हैं हम लोग, यानी भुगतान की जो प्रक्रिया है वो शुरू होती है, जिसके अंतर्गत अब बी को अपना जो उसका हिसाब है उसको ए को चुकाना पड़ेगा। तो इस पूरी प्रक्रिया के लिए ए कौन कौन से विकल्पों के द्वारा, किन किन माध्यमों से भुगतान को स्वीकार करता है, उनके द्वारा जो साधन है जो दोनों को उपयुक्त लगे उसके माध्यम से बी जो है ए का भुगतान करेगा। और सबसे लास्ट जो है रिसिप्ट फॉर पेमेंट, यानी जो भुगतान बी ए को चुकाता है, ए को उसकी एक रसीद जो है बी तक पहुंचानी पड़ती है, भेजनी पड़ती है। जब बी उस रसीद को प्राप्त कर लेता है तब उसके बाद ये पूरा का पूरा जो सौदा होता है, जो ट्रांजेक्शन होता है, ये कंप्लीट हो जाता है। यानी इस प्रकार से जो देशी व्यापार में जो सौदे की गतिविधि होती है वो पूरी हो जाती है। तो इस प्रकार से ये पूरा हेडिंग आपका आज कवर हो गया कि देशी व्यापार में जो सौदे की ट्रांजेक्शन की गतिविधि है ये किस प्रकार से चलती है और कैसे हमको इसको समझना है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्ट, यानी जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, यानी जो माल प्रेषित किया जाता है उससे कौन कौन से साधन हैं और उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यूज किए जाते हैं, इसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।